जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे भाई, जैसा आप सभी को मालूम है कि हम लोगों का रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसआई और कांस्टेबल के लिए ये बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ये इसमें इंक्लूडेड सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं, चाहे वो आरआरबी जेई में पूछा गया हो, चाहे वो ग्रुप डी में पूछा गया हो, चाहे वो एनटीपीसी में पूछा गया हो विगत वर्षों में। तो इसके अब तक 5 सेट हो चुके हैं, आज इसका छठा सेट है। ये क्लास रोज शाम को 6 बजे लाइव होती है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डे 6 है आज हम लोगों का। और आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये भी बता देते हैं कि आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करना है @SSC_ आचार्य, या फिर इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे। के साथ साथ आपको वहां पे सारी बेनिफिट्स मिल जाएगी, जो भी है क्लास नोट्स का PDF हो गया, या फिर क्लास जो भी क्लास जाती है उसका लेटेस्ट अपडेट या उसकी जो लिंक्स होती है वो प्रोवाइड हो जाएगी आपको वहां पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में कि अगर आपको PDF चाहिए या उन पे बेस्ड क्विज चाहिए तो वो सारी चीजें भी हम लोग अरेंज कर देंगे अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यहां पे 3 चीज का रोल है। पहला है एक डिवाइजर, दूसरा है वो नंबर जिसे भाग किया जा रहा है, तीसरा है पहला कोशेंट और दूसरा कोशेंट। ये क्या चीज है मैं पूरी बात बताता हूं आपको। जैसे कोई नंबर है n, उस नंबर n को जब हम डिवाइड करेंगे d से मेरे भाई, तो माना हमने कि उसका कोशेंट p आएगा और रिमाइंडर जो आएगा पहले केस में वो कितना बता रहा है, 16 बच रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कह रहा है दूसरा वाला इक्वेशन कि इसी का अगर हम नंबर का दोगुना कर दें यानी 2n कर दें और उसे उसी भाजक से डिवाइड करें तो हमने माना चलो q आएगा कोशेंट और जो शेष बचेगा दूसरे केस में वो 3 बचेगा। यही कह रहा है सवाल में, बिल्कुल। तो इन चीज को आपको अगर लिखना हो एक साधारण भाषा में इक्वेशन के टर्म में तो आप लिखोगे क्या कि सर n बराबर d गुणा p प्लस 16, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, 2n बराबर d गुणा q प्लस 3। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों इस वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दोगे, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2n 2dp प्लस 32। तो आप यहां से पाओगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, आप ध्यान से समझना, आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों आप कि dq प्लस 3 इज इक्वल टू 2dp प्लस 32, ठीक है। ये मैं इसका एक अच्छा सा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ बता रहा हूं। हालांकि ये पीवाईक्यू सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज है, लेकिन जो अच्छे सवाल होते हैं उसके पीछे मतलब उन सवालों के लिए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताना बेहद जरूरी रहता है, तो मैं वही कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर इसको इधर ट्रांसपोज कर दोगे डीपी को तो आप कहोगे सर डी कॉमन रह जाएगा और क्यू माइनस 2p हो जाएगा, बराबर 29 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा भाजक डिवाइजर है, ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का गुणा 29 है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये सब आपस में अपने आप में क्या है, इंटीजर्स हैं, वही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। तो d का जो संभावित मान है बच्चों, जो संभावित मान है वो 29 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको 29 गुणा 1 में तोड़ेंगे तो d 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है आपके मन में कि सर इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अभी हम बता देते हैं कि इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे। ये चीज की जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं, ये खाली समझाने के लिए था। तो हम अगर मान लें कि नंबर जो है 45 है, तो आप ध्यान देंगे कि 45 को जब 29 भाजक से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 29 आएगा और शेष बचेगा 16, जो कि पहला कंडीशन फुलफिल हो गया।
और दूसरा कंडीशन है कि अगर हम जो है नंबर यानी संख्या n का दोगुना ले लें, यानी 45 का दोगुना 90 ले लें और तब भाग करें इसी 29 से, तो बच्चों 29 तियां 87 होता है और शेष 3 बचता है। तो देखोगे अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो जो भाजक होगा वो क्या होगा, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, 29 होगा। वही आंसर वही भाजक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर आप सभी लोगों को कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एसएससी एचआरए, तो वो तो खैर हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल से जब जुड़ेंगे तो उसी में आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा हमारा ग्रुप, जहां पे एक ओपन डिस्कशन ग्रुप है, ओपन डाउट डिस्कशन ग्रुप है, जहां पे आप सभी लोग अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। सारे डाउट्स इकट्ठा होने के बाद एवरी संडे इस पे डाउट क्लासेस होती है। ठीक है, तो आप लोग धड़ल्ले से बिना किसी भय के शेयर कर सकते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या है। यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, 6 4 8 4 y 6। अब इस संख्या को अगर हमें 8 से विभाज्य साबित करना है तो y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। आप कहोगे कि सर इस संख्या को अगर हमें पहले 4 से करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 4 से करना हो तो अगर 0 ले लें y का मान, अगर y का मान 0 ले लें तो क्या 4 से भाज्य होगा, नहीं होगा। पर अगर y का मान 1 ले लें तो क्या 4 से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। आप देखोगे कि 1 6 16 बन जा रहा है और 8 से चेक करना है तो 416 चेक कर लो भैया। 8 से क्या जाएगा, 8 5 40, 1 6 8 दूनी 16, तो बिल्कुल 8 से ये चला गया। यानी y का कौन सा मान यहाँ पे न्यूनतम लिया जा सकता है, 0 तो नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। क्यों 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब 0 4 से ही नहीं जा रहा है तो 8 से नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। यानी अगर हम माने कि संख्या n को 5 से भाग करने पे शेषफल 2 आता है, का अर्थ क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि संख्या अगर हम लोग 7 ले लें और भाग करें तो देखो शेषफल 2 ही आ रहा है। तो सवाल में क्या रहा कि ये जो n है, अगर इस बार n स्क्वायर ले लें, यानी 7 का स्क्वायर यानी कि 49 ले लें, ध्यान दीजिएगा, तो शेषफल क्या आएगा। आप कहोगे कि सर 49 को हमें भाग करना है किससे, उसी पुराने भाजक 5 से, तो शेषफल क्या आएगा, 5 9 45 बार में चला जाएगा और शेषफल आ जाएगा 4। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, संख्या सेम है, भाजक भी सेम है। 7 का स्क्वायर 49, 49 45 तक जाएगा, 4 शेष बचेगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 1 से 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हों। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि 1 से लेके 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, जो 3 से विभाज्य हैं, तो आप कहोगे सर 10/3 कर देंगे, ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग हर जगह लगा सकते हैं, यानी 700 भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 से भाग करेंगे, 17 चौके 68 जाएगा, शेष आएगा 2 0, 17 एकम 17 आएगा। ठीक है, तो यानी 41 संख्याएं होंगी जो पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि tan 10 डिग्री 10 डिग्री गुणा tan 15 डिग्री गुणा tan 80 डिग्री गुणा tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। इसके लिए आप एक चीज ध्यान दो कि tan A गुणा यानी मल्टीप्लाई tan B का जो मान होता है वो 1 होता है, कब, सवाल है कब। ठीक है, कब नहीं, इसको इंग्लिश में कर देते हैं इफ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कर देते हैं इफ। कब, इफ a प्लस बी का जो मान अगर है वो 90 डिग्री है तो। ठीक है, अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो tan A tan B 1 होता है। आप कहोगे सर जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल के अनुसार, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है सवाल को, क्योंकि आप कहोगे कि सर 10 और 80 जुड़ के 90 बन जा रहा है, 15 और 75 जुड़ के 90 बन जा रहा है, यानी 1 गुणा 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए
प्रीतोष ने रुपए 4500 को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया या दिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 2 वर्ष के लिए ब्याज पूछ रहा है। आप कहोगे कि सर 5% का 2 वर्ष के लिए जो वो होता है क्यूमुलेटिव होता है वो 10.25% होता है, यानी हमें इसी 4,500 का 10.25% फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे आंसर कह सकते हो कि सर ये जो 00 है इसको काट देगा। 45 गुणा 10 अगर खाली हम करें, ध्यान दीजिएगा, 45 गुणा 10 अगर हम खाली करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 450 पे। कहां पहुंचेंगे, 450 पे पहुंचेंगे मेरे भाई, 450 पे पहुंचेंगे। और अभी इसका 0.25 से गुणा करना और बाकी रह गया है, यानी आंसर वो होगा जो 450 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो भैया इसका आंसर पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा 450 से छोटा है, तो तीसरा नहीं, चौथा 450 से छोटा है, तो आंसर होगा 461.25। ठीक है, इसको आप पूरा कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसकी जरूरत नहीं है। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, यानी ये 4140 जो दिया है मेरे भाई, वो क्या दिया है, वो है साधारण ब्याज। तो आप देखोगे कि 12% 3 वर्ष का जो आपका क्यूमुलेटिव बनेगा वो 36% का ब्याज बनेगा, जिसका मान दिया है 4140। 4140 सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 9 से कैंसिल कर देंगे, 4%, इसको भी 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 चौके 36, 9 छक्के 54, 0 आगे कैंसिल करो, 1% का मान क्या आएगा, 115 आएगा, यानी 1% का मान है 115। तो जो मूलधन है 100%, उसका मान क्या होगा मेरे भाई, उसका मान होगा 11,500। ठीक है, उसका मान होगा 11,500, और इसी 11,500 का हमें क्या निकालना है, इसी 11,500 का हमें क्या निकालना है, 8% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8 8 16 गुणा 14, क्या होगा 8% का, देख लो फटाफट से। 8% का क्या होता है, 16.64 होता है, 16.64 होता है, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100। ठीक है, इसी का हमें निकालना है 16.64%, 16.64%, 16.64% किसका, इसका निकालना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ है क्या, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना रह गया है और कोई खास हमें दिक्कत नहीं नजर आ रही। देखो कैसे होगा, फटाफट से देख लो। आप कहोगे सर 115,00 गुणा 1664/100, जिसमें ये 00 इस 00 को काट देगा। अब आप कहोगे सर 115 है और वो आपका क्या दिया हुआ 1664, अगर इसको 100 + 15 लिखोगे, अगर आप इसको 100 + 15 लिखोगे, ध्यान देना, तो आप सीधे कह दोगे सर ये 100 से गुणा होगा 1664, तो क्या दे देगा, सीधे 1664 ही दे देगा, क्योंकि डेसिमल है। ठीक है, और इसी संख्या को जब आप 15 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, 15 चौके 60 का 0, 15 छक्के 90 और 6 96 का 6, हाथ से लगे 9, 15 छक्के 90 और 9 99 का 9, हाथ से लगे 9, 15 कम 15 और 9 24, सही जा रहे हैं। और डेसिमल कितने पे लगेगा, 2 पे लगेगा। तो आप कहोगे 1664 में 249.6 जोड़ेंगे तो इकाई अंक मिलेगा डेसिमल में 6 और 9 4 13, तो 3.6 वाला जो ऑप्शन होगा लास्ट के 2 डिजिट वाला, वो आंसर करेक्ट होगा, जो कि सेकंड वाला दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, धातु के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको देखो एक चीज समझा देता हूं, शेप ओपन करते हैं तो 2D। ठीक है, आप देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, खुल जा भाई। अच्छा, ये ब्लैक कलर पे नहीं खुलेगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, पेन से बना देते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक पैरेललोग्राम है। तो इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप,
कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ABCD होता है, ये साइड इसके अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है, AC और BD डायगोनल होता है। तो होता क्या है कि इसका जो भी एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि सर ट्राइंगल का एरिया तो हम लोगों को मालूम है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और ऐसा ही दो ट्राइंगल दिया हुआ है तो 2 से गुणा कर देंगे पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ समानांतर चतुर्भुज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो वही चीज इसमें करना है। सवाल में क्या कह रहा है भैया, एरिया बता दो, बता देते हैं। बेस कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5.4 मीटर, तो 54 दूनी 108 मीटर स्क्वायर हमारा जो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये जो है लेफ्ट साइड में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और उसके साथ साथ यहां पे राइट साइड में आंसर भी करा दिए। अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ऐसा है कि जिसमें बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम में, जब वो एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, क्योंकि एग्जाम का पेपर है RRB ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2018 का है, शिफ्ट सेकंड का। तो ऐसे सवालों में बच्चों को थोड़ा सा को लगता है कि सर सवाल में डेटा गलत दिया था, लेकिन डेटा गलत नहीं दिया है, आपको सवाल के शब्द को पकड़ना है। देखना ध्यान से। सुरेश रुपए 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य क्या होगा। तो यहां पे एक्यूरेट जो है नहीं कह रहा है, अनुमानित काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जो पहला केस है उसमें उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो हमने कहा कि मान लिया भैया हमने जो 2 क्रय मूल्य थे वो A और B थे, दोनों पुस्तकों का जो क्रय मूल्य था वो A और B था। तो पहला पुस्तक का 120% बराबर होगा दूसरे पुस्तक के 84 के, क्योंकि 16% का लॉस है। तो यहां से आप कहोगे सर 12 दहिया 120 और 12 सत्ते 84, यानी A अनुपाते B का जो मान आएगा वो आएगा 7:10, यानी 7:10। यहां तक सही है अब लोग, बिल्कुल। यानी टोटल अगर राशि 17 है तो A का 7 होगा और B का 10 होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर राशि 17 है तो A का 7 होगा, B का 10 होगा। बट राशि 17 ना हो के कितना है, 1200 है भैया। कितने गुणे पे है, आप कहोगे सर 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। और क्या होता है फिर, कितना बचेगा इसमें, 1 जीरो बचेगा, बिल्कुल 17 सत्ते 119, 1 जीरो। तो भैया हम क्या करेंगे, एक डेसिमल ले लेंगे, हाँ 1 जीरो लगा लेंगे, फिर डेसिमल ले लेंगे, तो आगे जाएगा, उससे मतलब नहीं है। हमें मोटा मोटी 70 मिल गया ना, तो 70 गुणा 7 490 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, जिसको हम मोटा मोटी 500 कह सकते हैं। जब एक 500 होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, 700 होगा। यानी 500 700 वाला कोई ऑप्शन उपलब्ध है, ये सेकंड वाला, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति किलो वाली लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपए में प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। सिंपल सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें, देख लो फटाफट से। ठीक है ना, 120% का लाभ का मतलब क्या हो, 20% का लाभ मतलब 120% पे बिक रहा है, जो कि 408 रुपए के बराबर है। ध्यान देना बच्चों, घबराना मत मेरे भाई। देखो ऐसा है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में मुझे स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो मतलब प्रिपरेशन कर चुके हैं, जी एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, उन्हें जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की, मतलब उतना डिटेल वो उन्हें नीड ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं उनके साथ ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। जिन बच्चों को लग रहा होगा फास्ट है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि अगली बार से इस चीज का मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, चलो। तो आप कहोगे 120% का मान 408 है, तो भैया 1% का मान क्या होगा, 10% का मान क्या होगा, सॉरी। तो आप कहोगे सर 12 3 36, 12 चौके 48, तो 100% का मान हो जाएगा 340। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि 400 रुपए वाली चाय को 300 वाली से मिला रहे हैं, तो 340 का भाव बन रहा है। ठीक है, ये क्रय मूल्य है CP, ये तो SP था ही, तो काट लो, 40 आएगा, इधर कितना आएगा 60 आएगा। यानी रेशियो होगा 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ में आया सभी को। चलो
बस आज का सेशन यही तक था। सेशन थोड़ा छोटा छोटा हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, सेशन हम लोग थोड़ा छोटे छोटे रख रहे हैं। आप लोगों का डिमांड होगा तो वैसी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, आप लोग जानते भी होंगे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, आई मीन कि डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, सप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू डिमांड। यानी अगर डिमांड बढ़ेगा तो हम इधर से सप्लाई भी बढ़ा देंगे। हम लोग अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस आवर हैं, वो सारे बढ़ा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाइव करेंगे, बट डिमांड भी बढ़नी चाहिए उधर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग दोबारा से कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे। सेशन में जुड़े रहने के लिए अभी तक, क्योंकि अभी अगर आप थैंक यू वाली स्लाइड पे आ गए तो यानी आपने पूरा सेशन देखा है। तो सेशन में अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।